मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर और आज ही हमारा लेसन कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ पूरा लेसन एक बार रिव्यू करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे इसका। तो स्टार्ट करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर से। Real GDP is considered as an index of welfare of people. Welfare of people is measured in terms of availability of goods and services. जो रियल जीडीपी है उसको लोगों की भलाई का इंडेक्स, वेलफेयर ऑफ पीपल के इंडेक्स के नाम से हम जानते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। जो लोगों का वेलफेयर है उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी जो होती है उसके टर्म में मेजर करते हैं। ठीक, इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जैसे जैसे रियल जीडीपी बढ़ती चली जाती है हम मानते हैं कि जो हमारा आउटपुट है इकोनॉमी का वो बढ़ता चला जा रहा है। हमारी इकोनॉमी में जो आउटपुट है वो लेवल बढ़ता चला जा रहा है। बाकी सा अदर थिंग्स रिमेनिंग कंस्टेंट, दिस मीन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। जैसे जैसे हम इसमें क्या मानते हैं कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, इसका मतलब है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन है उससे क्या होता है, जैसे जैसे वो बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे लोगों का वेलफेयर जो है, सोशल वेलफेयर जो है वो हमारा बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ हम ये मानते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट द प्लानर एंड पॉलिटिशियंस इन आवर कंट्री ऑलवेज ले एम्फेसाइज ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। इसी कारण जो इसी कारण एक रीज़न है जो हमारे जो प्लानर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं कंट्री के, वो हमेशा ये बताते हैं कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना रहा है। जितना ज़्यादा जीडीपी का ग्रोथ रेट रहेगा उतना ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो रहेगा। जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन रहेगी उतना ही आप बता सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो कितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग चल रही है। ठीक, चलिए अब लिमिटेशंस की बात करें तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस रिलेटेड टू दी positive relationship between GDP and welfare. So we can say that there are certain limitations related to GDP as an index of social welfare. हम कह तो रहे हैं कि सोशल वेलफेयर का एक इंडेक्स है, हमें बता रहा है कि सोशल वेलफेयर कितना है हमारी सोसाइटी में, लेकिन जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो पॉजिटिव रिलेशनशिप की जीडीपी और वेलफेयर के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि कुछ रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें। If distribution of income turns unequal, GDP growth fails to reflect a rise in social welfare. India is facing this situation as present. While per capita GDP is rising, starvation deaths are hitting the deadlines more often than ever before. Regional distribution of income is becoming increasingly unequal. यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अनइक्वल जब हो जाता है तो जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो सोशल वेलफेयर में कितना राइज हो रहा है, कितनी बढ़ोतरी हो रही है उसको रिफ्लेक्ट करने में फेल हो जाती है। इंडिया आज के टाइम पे यही कंडीशन जो है फेस कर रहा है। हमारी पर कैपिटा जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन भूख से मरने वालों की संख्या जो है वो आए दिन हमारी हेडलाइंस में होती है ना। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो है बढ़ती हुई जीडीपी के कारण बावजूद हमारे यहाँ भूख वगैरह से मरने वाले भूख पीड़ितों की संख्या ज़्यादा है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हमारे यहाँ जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो तेज़ी से अनइक्वल होता चला जा रहा है। मतलब किसी के पास अथाह धन है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, यानी कि जो जीडीपी के कंपोजिशन है वो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है ना, या नहीं हो भी सकते। क्यों? इसके एग्जाम्पल समझते हैं। Increase in the production of defense goods does not lead to any direct increase in welfare of the people. जैसे जैसे हमारा डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारे यहाँ जो है वेलफेयर ऑफ पीपल में कोई डायरेक्ट इंक्रीज नहीं आएगा, कोई डायरेक्ट लीड नहीं करेगा, है ना। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर्स अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन द कंट्री बट इट कंट्रीब्यूट्स टू सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली। बिल्कुल हम ये चीज़ कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस इक्विपमेंट जो होते हैं, जैसे जैसे हमारे यहाँ डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा हमारे यहाँ जो है पीसफुल इन्वायरमेंट बढ़ता जाएगा, लेकिन इससे केवल सोशल वेलफेयर को इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा, डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं है ना। फिर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की बात करें, इन रूरल इकोनॉमी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल्स टू सम एक्सटेंट। पेमेंट फॉर फार्म लेबर आर ऑफन मेड इन काइंड rather than in cash. All such transactions remain unrecorded. This causes underestimation of GDP. To the extent GDP remains underestimated, it remains an inappropriate index of welfare. आज के टाइम पे भी अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय की व्यवस्था जो थी वो
आज भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। जैसे कि जो फार्म लेबरर्स होती हैं उनको आज भी पैसे की जगह वस्तुएं दी जाती हैं, है ना। तो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनको रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं और इस कारण जो है जीडीपी अंडर एस्टिमेट रह जाती है। और जो हमारी जीडीपी अंडर एस्टिमेट रह जाती है काइंड तक, तो इससे जो है इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स वेलफेयर का जनरेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ की। एक्सटर्नैलिटीज़ रेफर्स टू गुड and bad impact of an economic activity without paying the price of or penalty for that। यानी एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं जो हमारी, वो क्या है, गुड और बैड इम्पैक्ट को बताती हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, बिना कोई प्राइस दिए या बिना कोई पेनाल्टी दिए। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ दोनों ही हो सकती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ तब अकर होती हैं जब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मिस्टर एक्स मान लीजिए एक मेंटेन कर रहे हैं ब्यूटीफुल गार्डन और मिस्टर वाई जो उनके नेबर हैं वो उसका एंजॉय कर रहे हैं। इससे क्या है कि मिस्टर वाई का वेलफेयर हो रहा है लेकिन वो इसके लिए कोई पे नहीं कर रहे हैं। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है, मान लो स्मोक जो है फैक्ट्री से निकल रही है ना, उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो हमारा रिवर्स में जा रहा है, उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इससे सोशल वेलफेयर को नुकसान हो रहा है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं वो इसके लिए कोई पेनाल्टी पे नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है जीडीपी फेल हो जाती है जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज सोशल वेलफेयर पर इम्पैक्ट डालने लगती हैं, है ना। तो ये एक इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स है वेलफेयर का। तो अब हम ये कह सकते हैं द सीरियस लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, दीज लिमिटेशंस रिड्यूस द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारी सीरियस लिमिटेशंस हैं जीडीपी की जिसको कि हम एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर के नाम से देखते हैं। लेकिन जो है इनकी जो ये लिमिटेशंस हैं ये क्या कर रही हैं, जीडीपी की सिग्निफिकेंस को एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर रिड्यूस करती जा रही हैं, कम करती जा रही हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, हम अब रिवीजन देख लेते हैं एक बार, है ना। हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा है और उन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। नेशनल इनकम, पहला टॉपिक हमने जो पढ़ा था, नेशनल इनकम क्या होती है। सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अक्रूजिंग टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, इट डज नॉट अकाउंट फॉर ट्रांसफर इनकम। नेशनल इनकम टोटल होता है फैक्टर इनकम्स का जो नॉर्मल रेसिडेंट कंट्री के करते हैं, है ना। इसमें जो है ट्रांसफर इनकम्स जो होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती। अब फैक्टर इनकम की बात करें तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड होता है, जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, है ना। तो यानी कि फैक्टर इनकम्स आर रिवॉर्ड्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दोज आर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। अब ट्रांसफर इनकम की बात करें हम तो ये जो है अनअर्न इनकम होती है, जैसे कि गिफ्ट मिलता है कैश में, स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को, ओल्ड एज पेंशन मिलती है सीनियर्स को, ये जो है एस्टिमेशन में नहीं लिए जाते हैं हमारे नेशनल इनकम की, ठीक है। फिर नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है कंट्री का, ये वो लोग होते हैं जो कंट्री में जो है वो रहते हैं और जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसी कंसर्न कंट्री में होता है। डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम जो है किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में होने वाले टोटल फैक्टर इनकम को कहते हैं। तो यानी कि डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नो मैटर इट इज द इनकम अक्रूइंग टू रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। मतलब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि रेसिडेंट व्यक्ति अर्न कर रहा है या नॉन रेसिडेंट अर्न कर रहा है, बस आपकी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी की बाउंड्रीज में जो है इनकम जनरेट होनी चाहिए, फैक्टर इनकम जनरेट होनी चाहिए और एक अकाउंटिंग ईयर में होनी चाहिए, ठीक। चलिए कन्वर्जन के बारे में बात करें कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। अब किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं, तो ये इकोनॉमिक टेरिटरी होती है कंट्री की, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री की जो है वो होती हैं, यहाँ तक कि जिसमें जो है कंट्री कोई डोमेस्टिक इनकम जनरेट करती है उसको हम कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में बात करें, ये डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट इन आवर कंट्री। यानी कि जो हमारे रेसिडेंट अब्रॉड से इनकम अर्न कर रहे हैं और जो नॉन रेसिडेंट जो है फैक्टर इनकम को अर्न कर रहे हैं, हमारे देश के नॉन रेसिडेंट व्यक्ति जो इनकम अर्न कर रहे हैं, इनके बीच के डिफरेंस को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के नाम से जानते हैं। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड नहीं करते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड करते हैं, ठीक। फॉर्मूला हमने लिखे हैं, एक बार उनको भी खोल के देखिए ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो सके। फिर
ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट के बारे में बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में जो है प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक। और इनमें जो है डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें हम तो इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, यानी कि ये हमारे किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू होती है, जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड रहता है, मतलब शामिल नहीं होता है। अगर हमें कन्वर्जन करना हो जीडीपी का एनडीपी में तो फॉर्मूला अप्लाई होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनडीपी आ जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें क्या था सेम ही है लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था। अगर डेप्रिसिएशन हटा दिया जाए तो एनडीपी आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड सब्सिडीज। मार्केट प्राइस में क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि टैक्स लगते हैं हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो सब्सिडीज मिलती हैं, ठीक है, उनसे हम जो है मार्केट प्राइस को मतलब वो सारी चीज़ें मिलकर मार्केट प्राइस को बनाती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को रेज करते हैं, और सब्सिडीज जो होती हैं उसको कम करती हैं। अब फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो हमारे फैक्टर पेमेंट्स को बराबर होता है, ठीक। अब जीडीपी एमपी को जीडीपी एफसी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, तो जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस में जो है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। अगर उनको हम माइनस कर दें तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है, ठीक। चलो तो अब अगर हम बात करें नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी माइनस कर देंगे तो उन्हें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जानते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस। करंट ईयर के प्राइसेस को यूज करके हम किसी भी अकाउंटिंग ईयर की किसी एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उनकी मार्केट वैल्यू को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी जो होती है वो बेस ईयर के प्राइसेस को यूज़ करके जो है किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू से रिलेट करती है। कन्वर्जन के बारे में बात करें कि नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो इसका फॉर्मूला है हमारा नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाई प्राइस इंडेक्स मल्टीपल 100 इक्वल्स टू रियल जीडीपी। अब जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो ये एक रेशियो होता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में। ये बताता है जीडीपी का चेंज, है ना, जो ये जीडीपी के चेंजेस के बारे में बताता है प्राइस लेवल के चेंजेस से रिलेट करके। इसको हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाई रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। अब जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में बात करें तो रियल जीडीपी एक वाइडली यूज्ड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है, लेकिन ये क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नैलिटीज, जो कि अभी हम पढ़ के चुके हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा अगला लेसन जो है वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब हम वो करेंगे कल से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी इस लेसन में गिवन है आपके कुछ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न करेंगे और लिखेंगे। क्वेश्चंस के साथ में आपको आंसर्स भी गिवन हैं, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन आंसर्स आपको देने की नीड नहीं है, ना आपको बुक में उतारने की नीड, वो कॉपी में उतारने की नीड है। आपको क्या करना है, सिर्फ इनको समझना है। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वो मुझसे पूछना है। बाकी ये जो आपकी लेसन है, इस लेसन में आपको पेज नंबर 77, 78, 79 और 80, ठीक है, यानी पेज नंबर 77 से पेज नंबर 80 पर कुछ एक विंडो दी हुई है, ठीक है। ये विंडोज़ अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो ये लेसन आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आने वाले लेसन में भी आपको हेल्प होगी, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।